फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप ठीक होंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में हम थोड़ा इंग्लिश को साइड में रखते हैं और आज हम सोशल स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आपके एसएसटी के सब्जेक्ट को। ठीक है, तो उसमें कुछ 4 बुक्स हैं आपकी, उसमें से हम आज लोकतंत्र वाली यानी कि सिविक्स की जो आपकी बुक है राजनीति वाली, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्टली उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं, हम उन्हें ही करेंगे। सिर्फ उसके बाहर हम कुछ भी नहीं डिस्कस करने वाले। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं मतलब कि जो आपका लोकतंत्र है उसमें जो आपके पेपर में क्वेश्चन, मतलब जो पेपर में चैप्टर्स आने वाले हैं आपके, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली देखो भाई, मतलब कि अगर हम डिस्कस ही कर रहे हैं लोकतंत्र के बारे में, सिविक्स की बुक के बारे में, यानी कि राजनीति के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए जो आपका चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों, ऐसा फर्स्ट चैप्टर है शायद आपका वो, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र है क्या। देखो भाई, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड मार्कर ले लो मेरा। जो लोकतंत्र होता है ना, वो एक यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया से। ठीक है, जिसमें डेमो का मतलब है लोग और क्रेशिया का मतलब है शासन। ठीक है, इतना होपफुली समझ आया होगा आपको। जो यूनानी शब्द है लोकतंत्र उससे बना है, यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से, जिसमें डेमो का मतलब है लोग और क्रेशिया का मतलब है शासन। अर्थात इसमें हम बोलेंगे कि ये क्या बन गया? लोकतंत्र बन गया। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र की एक बहुत इजी डेफिनेशन है, आपको कभी कोई बुक नहीं उठानी पड़ेगी अगर आज आप इस डेफिनेशन को समझ लोगे। सिर्फ इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जब मैं 9th क्लास में थी तब मेरे को एक बार मेरे टीचर ने याद कराई थी, और मुझे तभी से स्कूल में उन्होंने हमें एक बार एक डेफिनेशन बताई थी। अब्राहम लिंकन ने ये डेफिनेशन दी है, और ये आपको भी देखने को आपकी बुक में जरूर मिल जाएगी। बहुत ईजी डेफिनेशन है लोकतंत्र की। आपको सबसे सरल, आपको सबसे इजी जो है वो यही लिखना है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। आपको ये 3 शब्द याद करने हैं। क्या भला? जनता का शासन और जनता के लिए और जनता के द्वारा। अब कहोगे इसका क्या मतलब हुआ? देखो भाई, जनता का शासन, आप ही इलेक्शन होते हैं, क्यों होते हैं ये? तो आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने पसंद के कैंडिडेट को चुनो, उसको किसी भी पद पे, जिस भी पद के आपके इलेक्शन हो रहे होते हैं उस पे आप उसको मौका दो, उसको खड़ा करो, जिससे कि वो मतलब कि उस अपने काम को अच्छे तरीके से करता है। तो ये जनता का शासन हो गया। जनता का शासन क्यों हो गया? क्योंकि आप अपनी पसंद से अपने प्रधानमंत्री चुनते हो, अपने मतलब अपने जो आपके कॉलोनी के सभासद वगैरह होते हैं इन सबको आप खुद चुनते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जनता का शासन हो गया। अब ये के लिए, जनता के लिए, यानी कि आपने जब उसको स्टैंड किया है तो आपका स्वार्थ कहीं छुपा हुआ है, मतलब आप अपने लिए उसको स्टैंड कर रहे हो कि ये बंदा अगर हम इसे खड़ा करेंगे तो ये सबकी भलाई करेगा, ये यहाँ पे सड़कें बनवाएगा, लोगों को रोजगार, मतलब लोगों तक रोजगार पहुंचवाएगा, लोगों को ये मतलब पूरी फैसिलिटीज जितनी भी है वो सब प्रोवाइड करेगा। तो ये किसके लिए हो गया? जनता के लिए हो गया। ठीक है, अब जनता के द्वारा, भाई ये तो सबसे आसान है। आपके द्वारा ही तो हो रहा है ना। जो आपको कमी लग रही है, जो आपको महसूस हो रहा है कि हमारे पास ये चीज नहीं आ पाई है या हमारे पास तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, तो आपके द्वारा जो आप चाहते हो वो आपके द्वारा उस तक पहुंच रहा है और आप वो उस काम को कर रहा है। यानी कि जनता का शासन हो गया, जनता सेलेक्ट करती है। जनता के लिए हो गया क्योंकि जनता अपने लिए उसको खड़ा कर रही है कि वो हमारी भलाई करेगा। जनता के द्वारा हो गया, जनता मतलब जनता के द्वारा ही उसको स्टैंड किया जा रहा है या फिर जो भी किया जा रहा है। ठीक है, जनता का शासन हो गया क्योंकि वो जो कुछ भी करेगा जनता के लिए ही करेगा। ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई लोकतंत्र की। दोबारा से सुन लो, अगर आपके एग्जाम में आती भी तो आपको क्या लिखना है? लोकतंत्र से अभिप्राय है जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा, यानी कि लोगों का शासन लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। अगर आपका देश लोकतांत्रिक देश है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपको अपनी पसंद का आप मत दे सकते हो, यानी कि वोट का अधिकार आपके पास आ जाता है। आप सभी को वोट का अधिकार है, 18+ जो लोग हो जाते हैं
आप अपनी पसंद से अपने कैंडिडेट को चुन सकते हो किसी भी पद के लिए, आपके पास अपना अधिकार होता है, आपको बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ जनता की चलती है, भले ही वो वहाँ पे एक कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो बैठे भी तो हमारी वजह से ही है ना, हमने उनको खड़ा किया है ना, हमने ही तो उनको प्रधानमंत्री बनाया है, हमने ही तो उनको सीएम बनाया है, हमने ही तो सब कुछ किया है, तो फिर वो हमारे लिए तो करेंगे ना जो भी करेंगे। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो हमारे लिए तो कर रहे हैं, वैक्सीन बनवा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जनता के लिए तो कर रहे हैं, उसमें हमारा भला हो गया ना, हमने खड़ा करा, जनता के लिए हो गया, जनता के द्वारा ही हो गया और जनता का ही शासन हो गया। क्योंकि वो अगर लोकतांत्रिक देश होता है तो उसमें जनता की चलती है। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं, जैसे कि म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ये लोकतांत्रिक देश थोड़ी है। यहाँ पे तो उनके प्रधानमंत्री जो भी लोग होते हैं, मतलब राष्ट्रपति वगैरह जो भी है, उनकी चलती है वहाँ पे लोगों की थोड़ी सुनवाई होती है। वो तो जो उनका मन करता है, पता नहीं कौन सा, मैं नाम भूल गई कौन सा वो देश है जहाँ पे मतलब कि जो वहाँ का राष्ट्रपति है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे टीवी चैनल तक उसके अकॉर्डिंग आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लोग उस इवन उसके बारे में ही किताबों में पढ़ाया जाता है। सोचो तो वो वहाँ पे तुम अपने ही देश में होने के बाद गुलामी में रह रहे हो ना, लेकिन यहाँ तो तुम खुल के रह रहे हो, ठीक है। तो यही इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपके कि म्यांमार में, चीन में, पाकिस्तान में क्या लोकतांत्रिक देश है वो? नहीं, वो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक देश नहीं है, उनमें लोकतंत्र स्थापित ही नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये बहुत ही अच्छी बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हर चीज के होते हैं। देखो मेरिट होते हैं तो डिमेरिट्स भी होते हैं जरूर, लेकिन ये इसके मेरिट ही है कि हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अगर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है तो, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हो गया लोकतंत्र पे। उसके बाद हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि लोकतंत्र के पक्ष में बताना, लोकतंत्र के विपक्ष में बताना, ये लोकतंत्र से सरकार का क्या फायदा है, हमारा क्या फायदा, इन सब चीजों को अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद में आपको मैं लिखने का तरीका भी बताऊंगी स्टूडेंट्स कि हमें एग्जाम में किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। गारंटी है इस बात की कि अगर आप उस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे सीरियसली, क्योंकि टीचर जो होते हैं उनके पास इतने सारे शीट्स होते हैं चेक करने के लिए, वो देखते हैं बच्चा लिख किस तरीके से रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, वो किस तरीके से कर रहा है काम को, ठीक है। तो हम उसको एंड में डिस्कस करेंगे, वो जरूर देखना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है अगर आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जा रहे हो, स्पेशली अगर आप एसएसटी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, अगर आप इसके एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो फिर मैं सच बता रही हूँ, अगर जिस तरीके से मेरे तरीके से लिखोगे तो अच्छे नंबर ही लाओगे। मेरे भी जैसे अच्छे नंबर आए थे, आपके भी बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम वन बाय वन सभी इसके पॉइंट्स को, इसके स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं उसको बोर्ड पे हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं को डिस्कस करने वाले हैं। देखो हर चीज की विशेषता भी होती है, उसके अच्छे पक्ष भी होते हैं, बुरे पक्ष भी होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लिया तो यकीन मानना पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप छोड़ के नहीं आओगे, ये बात की शर्त मेरी है आप लोगों से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना उनको तो आप छोड़ के नहीं आ सकते, शर्त लगा लो इस बात की। शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक नंबर वाले होते हैं उनको आप अपने बुक्स में से या फिर सपोर्ट में से किसी में से भी आप पढ़ सकते हैं, आप उनको खुद डिस्कस मतलब खुद समझ लेना उनको। बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी, इनमें छोटे क्वेश्चन आंसर्स आपके कवर हो जाते हैं अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का कि आप पहले चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लो, तो आपके शॉर्ट उसी में ही कवर हो जाते हैं, आपको उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक होती है स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी, तो स्मार्ट स्टडी करना सीखो जरा, ठीक है। चलो तो हम वन बाय वन लोकतंत्र की विशेषताओं को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट विशेषता इसमें मैंने आपको बता ही दिया लोकतंत्र क्या होता है। उसके बाद इसकी फर्स्ट विशेषता है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? जिनको हमने चुना है, जिनको हमने अपने अकॉर्डिंग हमें लगा कि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है, उसको हमने किसी पद पे बिठाया या फिर उसको हमने चुना है, उसके हाथ में वो बड़े फैसले होते हैं। और वो ऑब्वियसली अगर हमने उसको खड़ा किया है तो वो हमें देख के ही वो फैसले लेगा कि उसमें हमारा भला है या नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो सपोज करो अगर वो भले ही वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनका मन ना हो, मतलब उनका खुद का वो नहीं होता, तो वो क्यों हम लोगों के लिए वैक्सीन बनवाते, क्यों वो लॉकडाउन करवाते, क्यों वो हमें फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करते? इसीलिए क्योंकि उनके हाथ में वो फैसला है, उन्हें पता है कि मुझे अपनी जनता के लिए क्या करना है, ठीक है। तो निर्वाचित जो बड़े फैसले होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? हमने जिनको चुना है, जिनको हमने सेलेक्ट किया है। तो ये इसकी एक अच्छी विशेषता हो गई कि जो भी फैसले लेंगे वो लेंगे हमारे लिए और अच्छे तरीके से उसको वो हमारे ऊपर अगर जिससे हमारी भलाई है। देखो ये तो घर में भी होता है, कोई बड़ा इंसान जो घर को चलाता है अगर वो कोई काम करता है जरूरी नहीं है वो सबको पसंद आए, ठीक है। तो ऐसे अगर हमारे मोदी जी कोई काम करते हैं जरूरी नहीं है वो सबको पसंद आए, क्योंकि वो तो पूरे देश को संभाल रहे हैं। घरों में ही लोग एक घर नहीं संभाल पाते, तो वो तो पूरे देश को संभाल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है वो किसी को पसंद आए, किसी को नहीं पसंद भी आ सकता, क्योंकि देखो हमारे विपक्षी दल वाले भी बहुत होते हैं जो आग में घी का काम करते हैं, है ना। तो वही वाली चीज है, लेकिन ये फैसले जो होते हैं वो हमारे निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, निर्वाचित
ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया, आपको समझ आएगा। जो समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ लेना, मैं दोबारा से चाहे मेरे को वीडियो बनानी पड़े, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका, शासन में भागीदारी का सबसे समान अवसर। भाई देखो, आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सपोज करो इनमें से किसी का एम हो पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स में जाने का, पॉलिटिशियन बनने का, तो आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप बन सकते हो नहीं बन सकते? ऑब्वियसली कर सकते हो, आप भी खड़े हो सकते हो, आपको भी समान अवसर प्राप्त है। जरूरी नहीं है कि मतलब जरूरी ऐसा नहीं है कि जो लोग बैठे हैं वो जिंदगी भर बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। रिटायरमेंट भी होते हैं, वो हट भी जाते हैं, मतलब उनको हटा भी दिया जाता है अगर लोगों को वो पसंद नहीं आते। तो सभी को समान अवसर है किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के, किसी भी चीज को हासिल करने के। आपको भी हक है प्रधानमंत्री बनने का, आपको भी हक है सीएम बनने का, आपको भी हक है अपने कॉलोनी में जो हमारे सभासद वगैरह होते हैं ये सब बनने का, सभी को अधिकार है। इसमें यही बोला है कि शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर मिलता है, सभी लोग भागीदार बन सकते हैं, मतलब जिनकी अपनी इच्छा होती है वो। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम उसमें कुछ हमारी लाइंस होती हैं जिनको हमें क्रॉस नहीं करना होता, जिनके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। जैसे कि आप 18+ हो तो ही आप वोट दे सकते हो, इसी तरीके से खड़े होने के लिए आपको इतनी एज चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इतनी एज चाहिए। ये सब चीजें जो होती हैं कुछ उनके पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जब भी हम वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी डिग्री को पाने के लिए वो बोलते हैं ना, आपके पास इतना वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो आपके पास पहले ये डिग्री होनी चाहिए, वो ऐसी तरीके से अगर आपको किसी पे वो करना है। लेकिन इसमें बोला है कि आपके पास समान अवसर है। अब मान लो मोदी जी किसी के घर से, कोई बड़े घर से थोड़ी रिलेट थे, वो तो खुद एक चाय बेचने वाले इंसान थे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री बन गए, तो समान अवसर मिला ना। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर अगर किसी और को बनना है, अगर उसमें वो काबिलियत है, तो वो क्यों नहीं बन सकता? उसके लिए जरूरी कि आप जनता के लिए काम करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। देखो भाई, इसमें क्या होता है, निष्पक्ष एक चुनाव, मतलब कि जैसे चुनाव वगैरह होते हैं हमारे कॉलोनीज में भी होते हैं, हमारे पूरे उसमें भी होते हैं, देश में भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, सभी स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सभी को खड़ा होने का पूरा अधिकार होता है, स्वतंत्र है कि कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी। और 18+ वाले सभी वोट डालेंगे, उनको प्रॉपर अधिकार है, कोई भी उससे क्या बोलते हैं, वांछित नहीं रह सकता, वॉटएवर। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। जो चुनावी मुकाबला होता है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम उसके पक्ष में हो तुम वहां जाओ, तुम उसके पक्ष में हो तुम वहां पे जाओ, सभी निष्पक्ष होकर लड़ते हैं। जैसे मान लो अब सबके चिन्ह अलग अलग होते हैं, बीजेपी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, तो उसमें वो घोटाला नहीं करते, उसमें वो निष्पक्ष लड़ते हैं। जिसपे जितनी सीटें आएंगी आ जाएंगी, उस पर जितनी आएंगी उस पर जितनी आएंगी, तो एक तरीके से स्वतंत्र लड़ा जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। देखो भाई, इस लाइन का मतलब है एक ही तो व्यक्ति, उसका एक वोट है और उस एक वोट का बहुत बड़ा मोल होता है। देखो कोई इंसान एक जैसे आप 1 नंबर से फेल भी हो जाते हो ना अपने एग्जाम में, सेम वही बात बोली है कि एक व्यक्ति का एक वोट भी जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है और उसका मोल बहुत मतलब बहुत कीमती होती है एक वोट भी। अच्छा, आप अगर आपकी कभी भी वोट बनती है तो आप उसको खाली ना छोड़े, भले ही आप किसी को भी दे दे, पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए हमें वोट। उस वोट का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपना एक महत्वपूर्ण वो होती है, क्वालिटी वगैरह जो भी बोल सकते हैं, मेरे को हिंदी का वर्ड समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके बाद कानूनों का राज और अधिकारों का आदर। देखो भाई, कानून का राज और अधिकारों का आदर, इसका मतलब क्या है, आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, बहुत सारे आपको अधिकार मिले हुए हैं, कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं आपको, तो उन सब अधिकारों की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, और जो कानून है वो भी उन अधिकारों के बीच में नहीं आ सकता, जो भी आपको अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, और कानून का आदर करना और हमारे अधिकारों का सम्मान करना, दोनों एक ही बात, मतलब एक तरीके से आप अपने कानून का आदर करो। जैसे हमारे पुलिस वाले हो गए, या फिर जो हमारे लिए कानून बनाए हमारे देश ने, सपोज करो आपको स्वतंत्रता तो है, लेकिन स्वतंत्रता में आप क्या किसी मर्डर कर दोगे, चोरी कर दोगे? नहीं, उसका आदर करो, जो आपको अधिकार मिला है उसका सम्मान करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, कि हमें उस आदर को मतलब कि उसका निरादर नहीं करना, हमें उस चीज को सम्मानित करना चाहिए, बल्कि जो हमें अधिकार मिले हमें सिर्फ उन्हीं को पालन करना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गैर कानूनी काम करोगे तो वो भी स्वतंत्रता में आ जाएगा, वो तो फिर आपको पुलिस ही बताएगी, जेल में जाके जो भी होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ विशेषताएं डिस्कस कर ली हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं फिर दोबारा से आपको बता रही हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको लिखने का तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका जरूर बताऊंगी कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सीरियसली ट्रस्ट करना। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पक्ष और विपक्ष की बातें कर लेते हैं। लोकतंत्र में कुछ पक्ष की और कुछ विपक्ष की, ठीक है, उसके भी हम कुछ पॉइंट्स अभी लिखते हैं और फिर उनको समझते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं लोकतंत्र के पक्ष और लोकतंत्र के विपक्ष में कुछ बातें। ठीक है, देखो
कुछ लोग हैं जो मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो लोकतंत्र के पक्ष में होती हैं और ज्यादातर पक्ष में ही है, लेकिन कुछ विपक्ष की बातें भी होती है। जैसे अगर आपके फोन में इंटरनेट है तो उसके भी कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, यानी कि कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ बुरी बातें भी जरूर होती हैं। हर चीज की, इवन एक इंसान में भी अगर कुछ खासियत है तो उसकी भी कुछ बुरी बातें जरूर होंगी, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता। इसी तरीके से अगर हमारा लोकतंत्र है तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, उसकी मतलब कुछ अच्छे जो लोगों के पक्ष में भी तर्क है और कुछ विपक्ष में भी उसकी कुछ बातें हैं, ठीक है। तो हम उनको डिस्कस करेंगे। देखो भाई, लोकतंत्र के पक्ष में सबसे फर्स्ट पॉइंट है शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। देखो भाई, इसमें इस पॉइंट में हम लिख सकते हैं मतलब कि जो हमारा शासन है उसमें क्या है, लोकतंत्र के पक्ष में ये बात है कि अगर हमें कोई गलती लग रही है किसी भी चीज में या फिर कुछ भी है तो सरकार को हमारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। अगर हमें किसी चीज को गलत लग रहा है कि सरकार का फैसला ही गलत है तो उस सरकार को हमें आगे उसका मतलब आके इन द सेंस ये नहीं पर्सनली घर पे आएंगे आपके, मतलब कि अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो वो हमारे मतलब कि हम उनको बोल सकते हैं और वो हमें जवाब भी जरूर देंगे उस चीज का, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि हम ही उनकी जनता है जिन्होंने उनको मतलब उनको इस वहां तक पहुंचाया या फिर कुछ भी हमने अपने लिए ही पहुंचाया है उन्हें, तो ठीक है। इसमें जवाबदेही वाला जो मतलब है कि उनको हमें जवाब देना ही होगा, अगर वो कुछ भी अच्छा करते हैं या फिर कुछ गलत उन्हें हमें बताना भी होगा, समझना भी होगा, हमें समझाना भी होगा, ठीक है। सेकेंड है बेहतर निर्णय लेने की संभावना। देखो भाई 90% मान लो, चलो 100 भी नहीं 95 भी नहीं, तो कि जो हमारी सरकार है वो हमारे लिए अच्छे निर्णय ही लेती है, लेकिन क्या है ना, अभी हमारा विकासशील देश है, विकसित देश तो है नहीं कि उसमें सब कुछ अच्छे तरीके से ही चलेगा। बिल्कुल, अब मोदी जी आए हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे ही तो होगा ना। लेकिन हमारा जो देश है यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक भी है, जनता ही अपनी चलाती है हमेशा, सरकार तो को तो ऐसे समझती है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी सरकार है वो निर्णय लेने में थोड़ी सी जो है मतलब कि निर्णय अच्छे लेती है, भले ही लेट लेती हो, देर हो जाती है, पर निर्णय जो है वो उनके अच्छे ही होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का तो बहुत आसान मतलब है कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना, जो हमारी सरकार होती है हमारे पक्ष में और कुछ अच्छे निर्णय ही लेती है, वो गलत नहीं लेती। नागरिकों का सम्मान, भाई लोकतंत्र का शासन है, सबसे बड़ी बात है जब जनता ही सब कुछ कर रही है, जनता को सरकार ने आगे बढ़ाया है अगर, तो ये तो हमारे लिए सम्मान की बात हुई ना, गौरव की बात हुई। चाहे तो ये लोग ये भी कह सकते हैं भाई तुम दोनों हम राज करेंगे यहाँ पे, जैसे और देशों में होता है, जैसे चीन में होता है, जैसे पाकिस्तान में होता है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, नागरिकों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। मतभेदों और टकराव के संभालने का तरीका उपलब्ध है। अगर वो लोग कुछ कानून हमारे पास पारित करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उन्हें पता है कि लोग इससे ये भी कर सकते हैं, लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लोग वैसा भी कर सकते हैं। तो जब भी वो कुछ काम करने के लिए सोचते हैं तो उससे पहले वो ये भी सोच लेते होंगे कि अगर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ या दंगे हुए तो हमें किस तरीके से उसको रोकना है या किस तरीके से हमें उस चीज को कवर करना है जिससे कि सब कुछ शांत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, गलतियों के सुधार के अवसर, यानी कि कोई गलती होती है अगर तो उसको सुधारने के अवसर भी उपलब्ध किए जाते हैं, उनको दिया जाता है। मतलब कि अगर चाहे हमसे गलती हो या किसी से भी गलती हो, सरकार से या फिर कुछ भी, तो उसको सुधारने के हमारे पास भी तरीके मतलब उपलब्ध होते हैं। अब विपक्ष की बातें करते हैं। फैसले में देरी, भाई हमने पहले बताया अच्छे फैसले तो लेते हैं ना, भले ही देरी करते हो कोई बात नहीं, विपक्ष की बात है, छोड़ो इस बात को कि फैसलों में थोड़ी बहुत देरी हो जाती है, कोई बात नहीं। आपने सुना होगा ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो हमें मीठा ही फल मिलता है, भले ही देर में मिलता हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अस्थिरता। लोकतंत्र जो है वो स्टेबल नहीं है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, मतलब कि कभी कुछ अच्छा भी होता है, कभी कुछ बुरा भी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा देश जो है वो विकासशील देश है, विकसित देश नहीं बन पाया है, काम चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। चुनावी प्रक्रिया महंगी, ये तो आपको भी पता होगा। अगर आप अपने एरिया की बात ले लो, यहाँ पे अगर किसी भी चीज के चुनाव होते हैं तो उसमें कितना कितना लोग किसी को मतलब अपनी वोट पाने के लिए रैलियां निकालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पैसे तक भी दे देते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया काफी महंगी है। तो फिर सोचो, ये तो एक कॉलोनी की बात हो रही है, अगर किसी स्टेट में होता है तो फिर कितना ज्यादा महंगा चुनाव पड़ता होगा। भ्रष्टाचार की संभावना, ऑब्वियसली लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा संभावना है। आपने सुना भी होगा कि जगह जगह भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये होता ही है, क्योंकि चीटिंग करना है, मतलब चीटिंग ये नहीं कॉपी में चीटिंग करने वाली चीटिंग नहीं, मतलब कि ये सब चीजें एक दूसरे के विपक्ष में बातें करना, बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में विपक्ष में कर रही है, कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में कर, मतलब देश एक है, सब कुछ एक है, सरकारें अलग है, तो आपस में झगड़ने को पड़ी हुई है। तो वही चीज, भ्रष्टाचार ज्यादा फैल रहा है, मतलब अपने फायदे के लिए जनता को नुकसान हो रहा है, तो होता है, ये भी हो जाता है कभी बार। सामान्य लोगों को सरकार चुनने में, फैसला लेने में कठिनाई। जो सामान्य लोग होते हैं, क्या होता है, कई बार उन्हें समझ नहीं आता कि वो किसको वोट दें, और फिर क्या होता है, उनका वोट खाली चला जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं कई बार, मतलब अपने एरिया में ही बता दूं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान है वो सोचता है यार ना तो मुझे ये सही लग रहा है जो इलेक्शन में खड़ा है, ना मुझे बंदा ये सही लग रहा। अब वो ये नहीं सोचता कि चलो किसी एक को तो दे ही दूं और कुछ नहीं, तो अगर तुम्हें बीजेपी को खड़ा करना है, कांग्रेस को खड़ा करना है, कम से कम उसको तो दे दूंगा, उसको भी नहीं देगा। वो क्या सोचता है ना, वो इंसान देखता है, मुझे ये भी नहीं सही लग
रहा, ये भी नहीं सही लग रहा, भाई छोड़ दो, मैं वोट ही नहीं दे रहा, तो वोट खाली चली जाती है उनकी। यानी कि सामान्य लोगों को कई बार सरकार चुनने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अभी हमारे कुछ पक्षी पॉइंट हो गए और कुछ विपक्षी पॉइंट हो गए, होपफुली आपको समझ आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई मैं आपको बता रही हूँ, अगर छोटे में आए यानी कि 3 नंबर में आए अगर सपोज करो, तो आप अगर इसको ऐसे लिख के आओगे सेम एज इट इज पूरे नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स में आता है स्टूडेंट्स, तो सुनो, ये पॉइंट लिखना और इसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, चाहे 2 लाइन की लिखना, ये पॉइंट लिखना, इसके सामने इसकी 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन जरूर दे देना एग्जाम में, ठीक है। और देखो अभी मेरे को लगता है कि शायद आपका एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगी, अगर आपका एग्जाम नहीं भी होता है स्टूडेंट्स, तो आप अगर देख रहे हैं ना तो वेल एंड गुड है। एक बात बताओ, 9th के बाद क्या 10th क्लास नहीं करोगे? हर क्लास, सभी क्लास एक दूसरे क्लास से रिलेटेड होती है, उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी कुछ मतलब कुछ हद तक एक दूसरे से सेम होते हैं। तो इसी वजह से अगर आप 9th का अच्छे से पढ़ के चलोगे, जब तो आप 10th में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो इसी वजह से आप पढ़ लो, एग्जाम हो या ना हो, समझने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हमारे पक्ष और विपक्ष की बात होगी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को जरूरी लगे हम उनको डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो अब जरा, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट रह गया था इसमें, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। देखो आ सकता है कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है। अभी तो हमने लोकतंत्र की पढ़ी थी ना, कि लोकतांत्रिक सरकार की यानी कि हमारी सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। यानी कि जो आप लोगों के विचार हैं आप उनको अपने मतलब रख सकते हैं उन विचारों को, और आपको भाषण देने की यानी कि किसी भी चीज पे आप बोल सकते हैं, यानी कि टोटली कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता सभी को है। तो वही बात इसमें बोली है कि अपने विचार को हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के, फेसबुक के माध्यम से अपने विचारों को बोलते हैं। जैसे सपोज करो अब ये जो एग्जाम चल रहे हैं, तो 12th क्लास के स्टूडेंट से भी बात की गई, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम की, तो उन्होंने भी यही बोला कि हमें फिजिकली ना बुलाया जाए, मतलब जो स्कूल है उसमें, अगर हमसे ऑनलाइन मोड में एग्जाम ले लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। यानी कि देखो उनको बोलने की संभावना हो गई, मतलब स्वतंत्रता हो गई, उनको अपने पक्ष रखने की स्वतंत्रता हो गई, यानी कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं आपके सामने। मतलब कि आप लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप चुनाव करने की व्यवस्था। स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की व्यवस्था होती है, मतलब कि स्वतंत्रता होती है कि आप स्वतंत्र बन, ये हमने उसमें भी पढ़ा था ना पक्ष वाले पॉइंट में, सेम वही पॉइंट है। थर्ड है प्रेस को पूर्ण आजादी। प्रेस करने वाली प्रेस नहीं, जो हमारी मीडिया होती है उनको पूर्ण आजादी होती है। जब तो देखा होगा ना, हल्का सा कुछ नहीं होता टपक पड़ते हैं कहीं पे भी, है ना, मतलब कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले आ जाते हैं वहां पे। जब ये आपको टाइम टू टाइम सभी न्यूज में मिल जाती है आपको अपने टीवीज में, तो वही बात है कि प्रेस को पूर्ण आजादी है कि वो कहीं भी जाके कोई भी खबर को वो कर लेके आ, मतलब कि कोई भी खबर वो ले सकती है। फोर्थ, राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। जो राजनीतिक दल हैं उनको भी स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा है। जैसे कि मान लो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या उन्होंने तुमसे पूछा था कि नोटबंदी करनी है या नहीं करनी? उनको आजादी है, जो उन्हें सही लग रहा है अपने देश की जनता के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। आपको कोई भी मतलब आप कोई भी काम करना चाहते हो आपको उसकी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। मतलब आप कोई भी ग्रुप बना के कुछ भी करना चाहते हो आपको उसकी भी स्वतंत्रता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखो कि बस कुछ भी ऐसा काम मत करो जिससे आप जैसे ही कुछ लोगों को दिक्कत हो, यानी कि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो, या फिर कुछ भी उन्हें काम करने में दिक्कत हो, या फिर हम जैसे लोगों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। ऐसा कुछ काम मत करो जिससे आपको ही दिक्कत हो या फिर आपके परिवारजनों को ही दिक्कत हो। काम मतलब संग बना के भी अगर आपको कुछ करना है कर सकते हो, बट कोई भी गलत काम मत करो, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये हमारे सरकार की कुछ मुख्य विशेषताएं होगी। देखो अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको उसमें भी गारंटी से समझ आ जाएगी। आपको जरूरी नहीं है कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे या फिर कुछ भी करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको उसमें भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करें, फटाफट से जल्दी जल्दी खत्म करते हैं उनको, ठीक है। तो हाँ जी, तो देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। लोकतंत्र क्या है उसको डिस्कस कर लिया हमने, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को डिस्कस कर लिया, लोकतंत्र के पक्ष में, लोकतंत्र के विपक्ष में, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। आधा चैप्टर, आधे से ज्यादा चैप्टर आप बोल सकते हैं, 70% हमने खत्म कर लिया लोकतंत्र वाला जो आपका चैप्टर है। खुश हो जाओ, थोड़ा सा एक्टिव हो और जल्दी जल्दी से देखो भाई। इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो है, क्या नेपाल 2005 तक एक लोकतांत्रिक देश था? मैंने आपको डिस्कशन में बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि लोकतांत्रिक देश भारत है, हमें प्राउड करना चाहिए इस बात पे कि यहाँ जनता का शासन चल जाता है। नेपाल में 2005 तक भी लोकतांत्रिक देश था। लोकतांत्रिक देश है ही नहीं नेपाल, ठीक है। वहां पे क्या होता है, जैसे देखो
नेपाल में क्या था, पहले आपने सुना होगा ना, जैसे कि कोई राजा होता है, अगर वो मर जाता है तो वो उसका सारा अधिकार उसके बेटे को मिल जाता है, फिर बेटा मर गया उसके बेटे को मिल गया। इस तरीके से मतलब कि जो अधिकार है वो परिवार में ही चलते रहता है, जो राजा होता है वही उसके बेटा, उसका बेटा, मतलब कंटिन्यू यही प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी तरीके से नेपाल में भी क्या है, जो राजगद्दी पे बैठा हुआ है इस टाइम, जब वो मर गया तो उसके बेटे को वो अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राजाओं का शासन चलता है और वो ही अपने शासन को चलाते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही वो राजा को डिसाइड करते हैं। डिसाइड भी क्या करना है, उनकी वंशज बनते हैं, ठीक है। तो जो नेपाल है, साफ साफ शब्दों में नहीं, नेपाल 2005 तक भी लोकतांत्रिक देश नहीं था और ना ही वो है नेपाल लोकतांत्रिक देश। यहाँ पे राजाओं का शासन चलता है और राजा ही अपने वंशज को आगे बढ़ाते रहते हैं और वही शासन करते रहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझको ये वाला, इसी वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसको, और आ भी सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको 2 मिनट में खत्म भी कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड है, क्या म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है? क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं, मैंने बताया था अभी कि म्यांमार भी नहीं है, ना चीन है, कोई भी नहीं है लोकतांत्रिक देश ये। तो म्यांमार भी एक लोकतांत्रिक देश बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण ये है, वहां पे जो सैनिक होते हैं ना, उनका शासन चलता है, ठीक है। मतलब सैनिक ही वहां पे शासन चलाते हैं, सैनिक ही आगे बढ़ते हैं और सैनिक को ही राजा, मतलब वही राजा बन जाते हैं और वही शासन चलाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही शासन चलता है। और जो भी इसका उल्लंघन करता है, जो भी उनके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करता है या फिर जो उनके खिलाफ उठता है, उनको क्या कर दिया जाता है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, उनको जेल में कर दिया जाता है, उनको बंदी बना लिया जाता है या फिर उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं, वॉटएवर, जितना भी वो कर सकते हैं, बदतमीजियां जितनी भी वो उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं वो कर लेते हैं। सॉरी, मैं मतलब किसी को वैसे पर्टिकुलर नहीं बोल रही, एग्जाम है मतलब, तो भाई मुझे समझाना पड़ेगा, जैसे भी आपके आंसर लिखे हुए हैं उसी अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। मैं किसी भी मतलब कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को पर्टिकुलर किसी को बोल रही हूँ या किसी देश को बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल रही, ठीक है। तो यही है कि लोकतांत्रिक देश नहीं है वो बिल्कुल भी, वहां पे भी सैनिकों का शासन वगैरह चलता है, ठीक है। चलो भाई, 2 क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आ जाते हैं हम चीन पे। देखो, जो चीन है वो भी एक लोकतांत्रिक देश बिल्कुल नहीं है, जो पाकिस्तान है वो भी एक लोकतांत्रिक देश बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर भारत आता है, आप साफ साफ लिख दोगे एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता का शासन चलता है, जनता के लिए चलता है और जनता के द्वारा चलता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और देख लेती हूँ, कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं फटाफट से आपको समझा देती हूँ, है ना। हाँ, एक बार इन्हें और समझ लो भाई, क्योंकि ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट ही है। सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश है, सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि ये नहीं है कि जो शाह परिवार से रिलेट करते हैं उनको ही हम वो बना देंगे, नहीं। यहाँ पे राज परिवार में, मतलब जो राज परिवार में जन्म लेता है उसका ये अधिकार बन जाता है, उसको ये अधिकार मिल जाता है कि वो मतलब कि अगला जो होने वाला, मतलब कि जो राजा बनेगा वही होगा, यानी कि राज परिवार में जन्म लेने का उसको एक बहुत बड़ा वो बोलते हैं ना फायदा मिल जाता है, वो फायदा मिलता है। जो राज परिवार में जन्म लेता है उसको ही गद्दी पे बिठाया जाता है। और दूसरा, यहाँ पे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है सऊदी अरब में, ठीक है। यहाँ महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है। चीन में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे जो होता है चीन में, मतलब कि जो भी सदस्य होता है यहाँ पे लोकतांत्रिक देश के लिए, तो वो मतलब कि वो चुना जाता है किसके द्वारा भला? चीन में चुनाव लड़ने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी आवश्यक होती है और छोटी पार्टी जो होती है वही सदस्य चुनाव में भाग ले सकते हैं, यानी कि जो छोटी पार्टी के सदस्य होते हैं वही चुनाव में भाग ले सकते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। चीन में अगर आपको खड़ा होना है या फिर कोई भी किसी भी उस पर मतलब लोग जो भी है व्हाटएवर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है और छोटे सदस्य को ही वहां पे चुना जाता है, जो भी है, ठीक है। यही है, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले, मतलब ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट इनसे इंपॉर्टेंट वो है जो मैंने आपको फर्स्टली सबसे पहले कराए हैं, क्योंकि वो चैप्टर से बिल्कुल ताल खाते हुए, मतलब कि ये मान लो चैप्टर जो है ना वही क्वेश्चन बन गया। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं बताओ, लोकतंत्र के विपक्ष में बताओ, लोकतंत्र के पक्ष में बताओ और सरकार की विशेषताएं बताओ लोकतांत्रिक। तो ये जो है वो मस्ट जिसको बोल रहे हैं मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो थे वो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने कराए हैं तो टाइम वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कराए होंगे। इनको तुम थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अगर किसी के पास कोई मतलब बुक हो, या मतलब बुक तो होगी ऑब्वियसली, अगर वरना तो गाइड वगैरह में से उसमें से देख लेना, तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। मेन मैंने बता दिया कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद मेरे हिसाब से जो आपके बार एग्जाम होगा उसमें 2 चैप्टर आएंगे, इसमें से लोकतांत्रिक में से फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, लोकतंत्र क्या है, क्यों है, वो वाला, और उसके बाद संविधान निर्माण वाला शायद चैप्टर है, हम उसको भी फटाफट से डिस्कस करके खत्म करते हैं। तो लोकतंत्र वाली जो आपकी बुक है वो एग्जाम के लिए पूरी तैयार हो जाएगी, ठीक है। बस अब आप 2 मिनट रुको, जल्दी से हम फटाफट सारा काम कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए इस वीडियो मतलब अब हमने लोकतंत्र को तो पूरा डिस्कस कर लिया है। उसी में से जो आपके मतलब 2 चैप्टर्स आएंगे इस वाले एग्जाम में, जो अब आपका होने वाला है एसएसटी का, उसमें से सेकंड चैप्टर जो है भारतीय संविधान वाला, संविधान निर्माण वाला, उसमें से हम पहले भारतीय संविधान
संविधान को ही डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान है क्या? देखो भारतीय संविधान है कुछ पन्नों पे लिखा गया, कुछ नहीं मतलब बोल सकते हैं बहुत सारे कुछ पेजों पे लिखा गया एक संविधान है, जिसकी एक बहुत बड़ी किताब है जो कि लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। उसमें सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकार हमें मिले थे, कुछ मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे। ठीक है, संविधान है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस लोकतंत्र देश को चलाने में भी बहुत काम आती है, और हम जनता के लिए बहुत जरूरी चीज है एक संविधान। तो वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना सब कुछ सहा, उनका एक एपिसोड भी आता है, जरूर देखा करो, एनटीवी पे मैं डेली देखती हूँ। तो जो वो एपिसोड आता है उसमें भी आपने देखा होगा कि वो कितनी संघर्ष भरी जिंदगी थी। अगर आपके ऊपर इतना संघर्ष आ जाए तो आप तो मर ही जाओगे, सच में मैं भी बिल्कुल टूट जाऊंगी अगर इतना ज्यादा सब कुछ हो जाएगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद शायद उन्होंने डिसीजन लिया हो कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये सब कुछ जो भेदभाव है इन सबको खत्म किया जा सके, और हम जैसे लोगों को थोड़ा आगे तक पहुंचने को वो मिले, या फिर जो लोग परेशान हैं उनको। तो उन्होंने इन सब चीजों को ध्यान में रखे एक संविधान की स्थापना की थी, मतलब उसको लिखा था। ठीक है, तो देखो भाई संविधान तो हो गया, संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। उससे पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो नेल्सन मंडेला जी थे वो एक मतलब कि उस टाइम क्या हुआ था कि जो यूरोप से कुछ लोग आए थे दक्षिण अफ्रीका में, और उन्होंने वहां पे व्यापार करने का सोचा था, और वो व्यापार करने की वजह से दक्षिण अफ्रीका में आए थे। और दक्षिण अफ्रीका में आने के बाद वहां पे धीरे धीरे करके कुछ गोरे बस गए, और गोरे बसते चले गए, मतलब कि उनका अधिकार होता चला गया दक्षिण अफ्रीका में, और वहां पे इतना ज्यादा अधिकार हो गया उनका कि वही लोग नेता बन गए, वही लोग राजनेता बन गए, उनकी सरकार चलने लग गई वहां पे। और काली चमड़ी वाले जो लोग थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया कि इनको मतलब कि अगर वो उनके सामने भी आते थे तो उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था, उनको कोई भी अधिकार इतना नहीं दिया गया था। नेल्सन मंडेला जी खुद मतलब कि उन्होंने जब सोचा कि ये इतना सब कुछ क्या हो रहा है, और उन्होंने इसके खिलाफ कुछ आवाज उठाना चाहिए, कुछ 7-8 लोगों के साथ मिलके उन्होंने कुछ करना चाहा, तो फिर उनको मतलब गोरे लोगों के द्वारा ही कारावास में मतलब जेल में डाल दिया गया। और वो पूरे 28 साल कम नहीं होते, 28 साल वो जेल में रह के आए हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की सोची। काली चमड़ी वाले मतलब कि काली चमड़ी एक वर्ड है जो आपकी बुक में दिया गया है, इसी वजह से मुझे वो बोलना पड़ रहा है। मतलब काले लोगों के लिए उन्होंने जो आवाज उठाना चाहे, काला और गोरा जो था उस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा था वहाँ पे, रंग भेदभाव जिसे बोलते हैं, रंग भेद की नीति चल रही थी वहाँ पे, कि गोरे लोग जो होंगे उनको ही सब कुछ करने का अधिकार होगा, काले लोगों को परे कर दिया जाए। तो वो सब कुछ उस टाइम पे दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, और बहुत ज्यादा एक कठोर वो था टाइम, बहुत बेकार टाइम था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा नेल्सन मंडेला जी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखो भाई भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मूल अधिकार। मैंने आपको सबसे पहले ही पॉइंट में ये बताया है कि संविधान में हमारे अधिकार दिए गए हैं, हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, 6 मौलिक अधिकार है, पढ़ के जाना, आ सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकार यानी कि जो अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का पता नहीं बोल रही हूँ, 6 हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप उनको अच्छे से पढ़ना, 4 मैंने बता दिए आपको, 2 आप खुद देखना। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कुछ राज्य के जो हमारे सिद्धांत होते हैं उनको फॉलो करना, या फिर कुछ भी मतलब उनको फॉलो करना, जो हमारे राज्य के जितने भी हमारे एक तरीके से अधिकार दिए गए हैं सिर्फ उनको फॉलो करना, कुछ भी वायलेंस वगैरह क्रिएट ना करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जो हमारी न्याय करने वाली न्यायपालिका होती है, जहाँ पे न्याय मिलता है हम लोगों को, उसको स्वतंत्र, वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरा रिलेटिव है या फिर इसे मैं जानता हूँ या फिर ये बहुत गरीब है तो चलो इसको छोड़ दिया जाए, नहीं, वहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष, किसी के पक्ष में नहीं, जो सही है उसके पक्ष में ही फैसला किया जाता है। ठीक है, ये संविधान की विशेषताएं हैं। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य, यानी कि जो हमारा लोकतांत्रिक राज्य है उसको बहुत ज्यादा प्रभुत्व मिला हुआ है, यानी कि एक तरीके से जब हमारे यहाँ सरकार ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जनता भी। संघीय सरकार और संसदात्मक सरकार, यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से हम इसमें ये बोल सकते हैं कि संसदात्मक सरकार, यानी कि संसद में बैठ के ही सभी नियमों को लेना, या फिर नियम बनाना, या फिर कुछ भी संसद में फैसले होना किसी भी चीज के। और संघीय सरकार यानी कि सब एकजुट होकर चलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक ही सरकार नहीं है, बहुत सारे लोगों को मिलकर एक सरकार बनाई गई है। तो ये होगी हमारी संविधान की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट संविधान के मतलब कि कार्य हमारे सरकार के, या फिर और 1-2 पॉइंट और जो रह गए हैं बस, उसके बाद इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक साथ ही 3 पॉइंट्स को। ये आपके लिए गोल्डन बात हो गई, गोल्डन चांस हो गया कि संविधान की आवश्यकता, कार्य और महत्व, जो भी आएगा आपको यही 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आना है। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना, और शॉर्ट में आएगा तो पॉइंट्स ही इनफ होते हैं। ठीक है, देखो भाई संविधान की आवश्यकता, कार्य और महत्व में सबसे पहला पॉइंट है नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना।
जो हमारा संविधान बना है उसमें मैंने फिर आपको बताया था कि उसमें हमारे मेन इंपॉर्टेंस अधिकार दिए हुए हैं हमें, तो उनको सुरक्षित करना रखना। अगर सपोज करो वो अधिकार ना होते तो हमारे पास शायद में भी स्वतंत्रता का, शिक्षा का, इन सब चीजों, आज अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आपकी फैमिली अगर आपको कई बार पढ़ने से रोकती है, गर्ल चाइल्ड को नहीं पढ़ाना अभी भी कुछ लोग प्रेफर नहीं करते हैं, तो फिर वो उनका एक अधिकार है, वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं कि ये हमें अधिकार मिला हुआ है, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि अधिकारों को सुरक्षित रखना और अच्छे समाज का गठन। संविधान से क्या होता है कि हमारे एक अच्छे समाज का गठन होता है, क्योंकि उसमें कुछ कार्य, कुछ हर चीज के एक पूरा प्रॉपर लिखा होता है, लिखा हुआ है कि किसके, अगर मान लो तुम प्रधानमंत्री हो तो तुम्हारे कार्य क्या है, तुम्हारा कार्यकाल कितना है, तुम्हें क्या काम करना है, तुम कितना कर सकते हो और क्या नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र तैयार करना, यानी कि सरकार के जो मतलब सरकार है उनके कार्यों को तय करना, जैसे न्यायपालिका हो गई हमारी और हमारी कार्यपालिका हो गई, ये सब चीजें जो है उनके कार्य उनको सौंपना कि आपका ये कार्य है और आप इस कार्य को करोगे, आपका यही काम है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। क्या कार्यपालिका न्यायपालिका का काम कर सकते हैं? नहीं। क्या न्यायपालिका कार्यपालिका कर सकती है? नहीं। क्या सरकार का काम हम कर सकते हैं? नहीं। तो वही वाली बात है, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र तैयार करना कि किसको क्या कार्य करना है। लोकतांत्रिक सरकार का कार्य और निर्माण तय करना, यानी कि लोकतांत्रिक जो हमारी सरकार है उसका कार्य क्या है और उसका निर्माण जो भी है कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब तैयार करना, ये भी संविधान में लिखा है। मतलब कि ये भी उसका कार्य आवश्यकता महत्व में आ गया कि जैसे कि सपोज करो कि आपका क्या काम है, प्रधानमंत्री जी का क्या काम है, हमारे सीएम जो है हम उनका क्या काम है, जो हमारे मतलब कि राष्ट्रपति जी हैं उनका क्या काम है, वो सब कार्यों को और उस एक सरकार का गठन किस तरीके से करना है, एक सरकार को बनाना किस तरीके से, उसका निर्माण किस तरीके से करना है, वो सब कुछ। ठीक है, उसके बाद सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना। संविधान एक ऐसी चीज है, मतलब कि देखो सरकार को दुरुपयोग करने से भी रोक सकते हैं कि सरकार हम पे अत्याचार ना करे। जैसे हमने और देशों में पढ़ा कि वहां पे लोगों का कोई शासन नहीं है, वहां लोकतांत्रिक शासन है ही नहीं, वहां पे जनता का शासन है ही नहीं, वहां पे लोकतंत्र है ही नहीं, वहां पे बस वो लोग अपना शासन चलाते हैं, एक राजा मर जाता है उसका बेटा बन जाता है, उसका बेटा मर जाता है उसका बेटा बन जाता है, इस तरीके से वहां पे सरकार चलती रहती है, राजा बनते रहते हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग तो ये है कि सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। सरकार के पास अगर शक्तियां हैं तो वो लोगों के खिलाफ नहीं हो सकती, अगर होती है तो लोग पहले बवंडर मचा देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, सड़कें रोक देते हैं, आग लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उन पर अधिकार है। लेकिन वो बात अलग है कि आप वायलेंस कर रहे हो, गंदगी मचा रहे हो, वो चीज नहीं करनी चाहिए। अपने अधिकार को प्यार से मांगो, प्यार से नहीं तो धरने पे बैठ जाओ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तोड़फोड़ मचाना ये सब करना ये गलत होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संविधान की आवश्यकता, कार्य और महत्व। तो अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस के आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से हमें लिखने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स को, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अभी 1-2 पॉइंट और रह गए, उनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं और फिर वीडियो का एंड करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो अब हम थोड़ा सा दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको नेल्सन मंडेला के बारे में डिस्कशन में बताया था अभी इससे थोड़ी देर पहले ही, तो सेम हम वही मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में ही नेल्सन मंडेला जी रहते थे। तो दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम किस तरीके से रहा, वहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि जो बाहर से यूरोपीय लोग आए थे गोरे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आके अपना आधिपत्य जमा लिया था, अपनी सरकार जमा ली थी, अपने लोगों को बढ़ाते चले गए, गोरे लोग आ गए, कालों को पीछे करते चले गए वो, और कालों की कोई वैल्यू नहीं रही थी वहाँ पे काले लोगों की। ठीक है, तो उसमें अब हम बात करेंगे कि वहाँ का स्वतंत्रता संग्राम किस तरीके से रहा, वहाँ पे क्या हुआ। अगर शॉर्ट में आएगा तो यही पॉइंट्स इनफ है, अगर लॉन्ग में आएगा तो जो मैं डिस्कशन में आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनना और उनको ही वहाँ पे लिखे आना। ठीक है, देखो फर्स्ट, स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यकों के अत्याचार। मैंने आपको बताया जब वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जैसे ही सरकार मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के लोग बिल्कुल ठीक रह रहे थे, लेकिन व्यापार के जरिए, व्यापार के लिए आने वाले कुछ यूरोपीय लोग वहां पे आए और धीरे धीरे वो गोरे लोग वहां पे बढ़ते चले गए और उनके अत्याचार भी दक्षिण अफ्रीका वाले जो लोग थे काले लोग उन पर बढ़ते चले गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका वालों को मतलब एक तरीके से कोई वैल्यू नहीं मिली और वहां पे उनका खुद का वो देश होने के बाद, खुद का वो राज्य होने के बाद वहां पे उनकी कोई इज्जत ही नहीं रही, क्योंकि गोरे लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया था, वो उन पे अत्याचार करते थे। सेकंड पॉइंट है, नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के विरुद्ध आवाज उठाई। क्या हुआ फिर, नेल्सन मंडेला जी ने आवाज उठाई कि कुछ लोगों के साथ मिलके, कुछ 7-8 लोगों के साथ मिलके वो इस चीज में आगे बढ़े कि हमारे पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं, हमारे कंट्री में आके, हमारे राज्य में आके, हमारे स्टेट में आके ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं भाई। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक बहुत ज्यादा ऐसा ज्वालामुखी टाइप होता है कि हम क्यों सही अत्याचार, होता सब में पर आवाज उठाने से लोग डरते हैं, पर उन्होंने फिर भी आवाज उठाने की कोशिश की, उन्होंने आवाज उठाई। फिर उनको क्या हुआ, उनको आवाज उठाने का ये सिला मिला कि 1964 में 1964 में उनको 28 साल के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ी और उनको जेल में डाल दिया गया उनके कुछ लोगों के साथ। उन्होंने 28 साल तक जेल में अपनी जिंदगी बिताई। 28 साल कम नहीं होते, फिर भी
1950 में संघर्ष जारी, 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त। फिर क्या हुआ, 1950 तक भी संघर्ष को जारी रखा गया, 1950 तक संघर्ष को जारी रखा, मतलब 1950 से स्टार्टिंग हुई थी संघर्ष की, तो वो 94 तक चली, 1994 तक चली, 1950 से 1994 में चली। उसी बीच में 1964 में, उसी 1950 और 1994 के बीच जो पीरियड था 1964 वाला, वहां पे नेल्सन मंडेला जी को फांसी दी गई कि वो सॉरी फांसी नहीं, उनको जेल में डाला गया 28 साल के लिए उसी दौरान, क्योंकि उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी रंगभेद की राजनीति की वजह से। ठीक है, तो ये संघर्ष 1950 से चला था और 1994 में वो खत्म हो गया था। फिर 1994 में इलेक्शन लड़े गए, वहां पे चुनाव हुए और नेल्सन मंडेला जी को राष्ट्रपति बनाया गया। देखो उन्होंने कितना संघर्ष झेला कि 28 साल तक वो जेल में भी रह के आए और उसके बाद भी उनको राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति, उन्होंने आवाज उठाई, वहां के लोगों के लिए कुछ करना चाहा। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गई। फिर क्या हुआ कि जो अफ्रीका मतलब कि गोरों के विरुद्ध, यानी कि गोरों के ऊपर, मतलब एक तरीके से फिर गोरों का टाइम खराब आ गया, बोलते हैं ना कि टाइम सबका आता है, इस तरीके से फिर गोरों का टाइम आ गया और कम्युनिस्ट पार्टी ने और यूनियन ने, मजदूर यूनियन ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने गोरों के विरुद्ध आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यही इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, या फिर उसको नोट डाउन कर लो जैसे आपको सही लगे। बस आप मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, फिर उसको डिस्कस करते हैं और वीडियो का एंड करते हैं जल्दी से। देखो भाई, एक बार मैं आपको फिर दोबारा से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ जल्दी से, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए। देखो भाई, संविधान क्या है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान क्या है और संविधान की कार्य आवश्यकता महत्व कुछ भी बताइए। कार्य आवश्यकता महत्व हमने डिस्कस कर लिए हैं। संविधान को मैंने बताया था, मैं फिर भी एक बार डिटेल में बता देती हूँ। संविधान क्या है, संविधान एक मतलब कि संविधान एक ऐसी किताब बोल सकते हो आप उसको। संविधान जो है वो मतलब कि संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। देखो भाई, मतलब कि जो संविधान है वो उसमें कुछ ऐसे नियम लिखे हैं जिसे कि सभी लोगों को मानना, सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है और उनको मानना भी पड़ेगा। ये चाहे आप गुंडागर्दी समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, सरकार के नियम को, संविधान के नियम को उन्हें मानना ही पड़ेगा। और इससे क्या होता है, ये कानून को स्थापित करती है और लोगों के बीच एक अच्छे संबंध बनाती है। देखो भाई, मतलब कि सभी चीजों में संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है संविधान हमारी लाइफ में, सरकार की लाइफ में, हम पूरी हमारे भारत के लाइफ में भी बोल सकते हैं, सभी इंडियंस के लिए। क्योंकि जो संविधान है उसी से हमें ये बोल सकते हैं कि हमें एक दिशा मिलती है चलने की या फिर समझने की, क्योंकि उसी से हमें बहुत कुछ मिला है। संविधान ने हमारे को बहुत कुछ भी दिया है, हम ये भी बोल सकते हैं, हमें अधिकार दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी, हमें अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो संविधान जो है लोगों में एक संबंध को स्थापित करता है, कानून और सरकार के बीच में, कानून और व्यक्तियों के बीच में, हम इंसानों के बीच में, मतलब इंसान तो सभी, हम व्यक्तियों के बीच, नागरिकों के बीच में, जनता के बीच में एक संबंध को स्थापित करता है। वो एक किताब है जिसमें कुछ नियम्स लिखे हैं जिसको मानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसको मानना भी पड़ता है। ठीक है, बस ये संविधान की डेफिनेशन है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर आपका 5 मार्क्स का कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मतलब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो, 6 मार्क्स का हो, 8 मार्क्स का हो, व्हाटएवर, आपको लिखना किस तरीके से है। अगर आपसे किसी चीज की विशेषताएं पूछी है, सपोज करो, या जैसे आपसे पूछा है संविधान क्या है और संविधान की विशेषताएं, कार्य या महत्व बताइए, तो सबसे पहले आपको संविधान को डिफाइन करना होगा। आपने संविधान डिफाइन कर दिया 3 to 4 लाइंस में आपने डिफाइन कर दिया उसको, उसकी परिभाषा दे दी। आप ये भी लिख सकते हो संविधान की परिभाषा, ठीक है, और उसको आप डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, संविधान के कार्य हुए सपोज करो, तो आप लिखोगे संविधान के कार्य, और उसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे। जितने भी आपको कार्य लिखने हैं, मिनिमम 5 तो लिख के ही आना, 6 भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको हर कार्य को डिफाइन करना है, क्लाउड में कर दो, रेक्टेंगल में कर दो, सर्कल में कर दो, या ट्री बना के आप फ्लो चार्ट में उसको कर दो। सपोज करो आपने इसमें संविधान के सारे कार्य यहाँ पे लिख दिए, ये फ्लो चार्ट बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 by 1 सभी को डिस्कस करते हुए चलना है। सपोज करो फर्स्ट कार्य यहाँ पे लिखा है, तो ये एक पेज पे आपका इतना आ जाएगा, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। संविधान का जो फर्स्ट कार्य है
उसको पॉइंट 1 करके यहाँ पे उस कार्य को लिखना है, जो भी वो कार्य होगा। उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है 2 to 3 लाइन में। उसके बाद ऐसे आपको एक लाइन छोड़ के सेकंड पॉइंट लिखना है, फिर ऐसे करके आपको थर्ड पॉइंट लिखना है। ऐसे कर करके आपको 5 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन देनी है। मेन बात ये है कि आपको फ्लो चार्ट करके आपको डिफाइन करना है। ये बेस्ट तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैंने बताया ये स्ट्रेटेजी मैं खुद अभी तक अप्लाई करती हूँ। अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में मैंने यही अप्लाई की और आई गॉट 70+ मार्क्स इन हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो मैं आपको इसी वजह से आपको बता रही हूँ। आप तो 9th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप इतने बड़े लेवल की चीज़ अभी से करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए आगे भी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरीके से फ्लो चार्ट में बड़े क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, लघु क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, उनको आपको उन आंसर्स को इस तरीके से डिफाइन करना है, शॉर्ट में नहीं करना, ठीक है। तो बस यही आज की हमारे वीडियो का एंड हो गया भाई। हमने यहाँ लोकतंत्र के 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो चुकी है आपके लिए वो, और सफिशिएंट भी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी आप अपने सपोर्ट मटेरियल में से पढ़ें जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किया गया है, या फिर आपके पास कोई गाइड है तो आप उसमें से पढ़ें। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो आप जरूर सपोर्ट मटेरियल में से पढ़ लेना, और उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह हैं या फिर कुछ भी है उनको भी आप सपोर्ट मटेरियल से जरूर पढ़ लेना। उससे बाहर आपका एग्जाम कहीं नहीं आने वाला, जो मैंने कराया इससे बाहर कहीं नहीं आएगा आपका लोकतंत्र का एग्जाम, इस बात की गारंटी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करा देना अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसको। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो या फिर अगर कोई कमी रही हो या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। आज के इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू, और बस अपने घर में रहो, सेफ रहो, सभी लोग सुरक्षित रहो, ठीक है।